जय हिंद बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, साइंस का क्विक रिवीजन सीरीज का ये चौथा लेक्चर है और इससे पहले 3 लेक्चर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में और उससे संबंधित जो भी रासायनिक समीकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो है अनुलग्न का आदान प्रदान होता है। अब कहिए सर ये अनुलग्न क्या होता है, चलिए हम थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एनसीईआरटी रहता है या जो बिहार बोर्ड रहता है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो होता है किताब, उसमें पहले थोड़ा सा एक्टिविटी दिया जाता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा बताया जाता है। लेकिन पहले हम जो है ना उसका थोड़ा सा नीचे जाकर जो है हम एक देख लेते हैं, उसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद जो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या कहता है विस्थापन अभिक्रिया का। तो कह रहा है कि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर दिया, या इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यह होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आप परिभाषा में कैसे लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या परिभाषा लिखिएगा, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को जो है हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर जैसे आप क्रियाकलाप आपको ऊपर में दिया हुआ है, क्या क्रियाकलाप दिया हुआ है यहां पर देखिए, ऊपर में क्रियाकलाप दिया हुआ है। यहां पर क्रियाकलाप 1.9 दिया हुआ है। कह रहा है कि लोहे के 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए, और साफ करने के बाद क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन, मतलब उस लोहे के कील को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए एक लिया गया परखनली लिया गया है। ठीक है, और ये परखनली में जो है क्या है कि कॉपर, ये जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन, इसमें लोहे का कील डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है? लोहे का कील डाल दिया गया है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो नीला रंग का। तो इसलिए जो है कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए कॉपर सल्फेट को जो है आपको नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीला थोथा के नाम से। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है CuSO4 होता है। तो जब हम जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के यहाँ पर जो विलयन है, इस विलयन में जब लोहे के कील को डाल देते हैं, तब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहां पर देखिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है अब लोहे के कील को बाहर निकाल लिया जाता है, तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे का कील, तो ये किस रंग का हो गया है, तो ये जो है भूरा रंग का हो गया। किस रंग का हो गया है? भूरा रंग का हो गया है। तो यहाँ पर नीचे में कह रहा है कि प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे के कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में तुलना कीजिए। तो देखिए पहले जो है कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का था, नीला रंग का था। अब इसका रंग जो है चेंज हो गया है। इसका रंग क्या हो गया है? चेंज हो गया है। पहले लोहे का कील जो है लोहे जैसा जो उसका नॉर्मल लोहा का रंग होता है उस टाइप का था, अब किस कलर का हो गया है? तो भूरा कलर का हो गया है। तो भाई ये ऐसा चेंज हो क्यों रहा है? ऐसा चेंज हो क्यों रहा है? तो यहाँ पर नीचे में कह रहा है कि लोहे के कील का रंग कैसा हो जाता है, तो भूरा रंग का हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है, तो लोहे का कील किस रंग का हो जाता है, तो भूरा रंग का हो जाता है। और कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग मलिन हो जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला रंग का होता है वो किस प्रकार का हो जाता है, तो मलिन हो जाता है। याद रखिएगा, 2 प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो लोहे का कील का रंग भूरा हो जाता है, और जो विलयन नीला रंग का रहता है वो मलिन रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा चलिए अब नीचे में अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया से हम लोग समझते हैं। क्या अभिक्रिया दिया हुआ है? तो अभिक्रिया कह रहा है कि जब लोहे को, मतलब लोहे के कील को, लोहे को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, तो लोहा जो है ना क्या कर दे रहा है कि कॉपर को
विस्थापित कर दे रहा है। कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि जो लोहा जो है, आयरन जो है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अब कहेगा कि सर एक बात बताइए कि जो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है? तो ये बातें जो है आपको पीरियोडिक टेबल में पता चलेगा। पीरियोडिक टेबल में सभी धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में बताया गया है, ठीक, कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो एक हम ट्रिक बनाए थे पीरियोडिक टेबल में कि कनक मांगे Lg, कनक मांगे Lg, फिर लेड है। इस प्रकार से जो है हम एक ट्रिक बनाए थे। तो कॉपर, कनक का मतलब होता है कॉपर, ठीक है, और इस प्रकार से जो है सोडियम हो गया यहाँ पर जो है, उसके बाद जो है कैल्शियम हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है ट्रिक है, तो वो हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर जो है हम इस ट्रिक को बारे में जानेंगे। अभी आप यहाँ पर इतना ही जानिए कि कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट, कॉपर को जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन जो है यहाँ पर विस्थापित कर दे रहा है। आयरन क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो जब कॉपर को जो है विस्थापित कर दिया जा रहा है तो जो नया इक्वेशन बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है, वो आयरन सल्फेट का बन रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो इस अभिक्रिया में देखिए नीचे दिया गया है कि इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? तो जब अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण में है, जब जिंक का कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर का विस्थापन हो जाता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे कि मान के चलिए ये आपका समीकरण दे देगा और कहेगा क्या कि इसमें से किस तत्व का विस्थापन हो रहा है। तो देखिए जो तत्व अलग निकल जा रहा है उसका विस्थापन हो जा रहा है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि जब जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो किस तत्व का विस्थापन हो रहा है? तो कॉपर का विस्थापन हो रहा है और जिंक सल्फेट का निर्माण हो जा रहा है। आगे यहां पर भी देखिए नीचे में दिया हुआ है, जब लेड का पीबी मिस लेड होता है, लेड का जो है कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो लेड क्लोराइड का तो निर्माण हो रहा है और कॉपर क्या हो जा रहा है? विस्थापित हो जा रहा है। आप कहिएगा सर एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है कॉपर सबसे विस्थापित हो जा रहा है, इसका मतलब कॉपर का जो है अभिक्रियाशीलता सबसे कम है क्या? तो हाँ, कॉपर का जो है अभिक्रियाशीलता इन सभी से कम है, इसीलिए विस्थापित हो रहा है। अगर अभिक्रियाशीलता कम नहीं रहता तो ये विस्थापित नहीं हो पाता, ठीक है। अब कह रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्यों विस्थापित हो रहा है? तो क्योंकि जो है जिंक और लेड जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए जो है कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दिया जा रहा है? विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो ये यहां पर हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर क्या हो गया? इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आता क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? थोड़ा सा इसका क्रियाकलाप देख ले तो उसका परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो क्रियाकलाप में कह रहा है क्या कि एक परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट लीजिए। क्या लीजिए? 3 ml सोडियम सल्फेट लीजिए और एक अन्य परखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। पहला नंबर सोडियम सल्फेट लेने के लिए कह रहा है और उसके बाद क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड लीजिए। और इस प्रकार से परखनली में जो है मिलाने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मिलाने के लिए कहा जा रहा है। किसको किसको मिलाने के लिए? तो सोडियम सल्फेट के विलयन को और बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने के लिए कह रहा है। अब नीचे में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे में इक्वेशन दिया गया है कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन से मिलाया जाता है तो श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। देखिए क्या होता है कि जो श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है ना, वो जो जल में अविलय होता है उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, जो कि उजला रंग का होता है। अवक्षेप हमेशा किस कलर का होता है? तो उजला रंग का होता है। हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, अब कोई अवक्षेप जो है पीले रंग का होता है, ठीक है। तो जब सोडियम सल्फेट के विलयन को कॉपर सल्फेट के विलयन से हम मिलाते हैं, यहां पर देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट के विलयन को
बेरियम सल्फेट के बेरियम क्लोराइड के विलयन से मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पर दो चीज फॉलो हो रहा है। पहला नंबर अवक्षेपण अभिक्रिया का और एक दूसरा नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया का। कैसे हम बताते हैं आपका। यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो है जब सोडियम सल्फेट, यहां पर थोड़ा सा इक्वेशन लिखते हैं, देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में इसको अभिक्रिया करवाया जाता है, जब ये दोनों के विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, बेरियम सल्फेट पहले लिख देते, बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, क्या कर रहा है कि यहां पर जो है एक दूसरे के यौगिक से एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है। मतलब इसमें से सल्फेट निकलकर बेरियम में जुड़ जा रहा है और इसमें से क्लोराइड निकलकर जो है सोडियम में जुड़ जा रहा है। तो यहां पर परिभाषा क्या बोल सकते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक दूसरे के यौगिक को विस्थापित कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेरियम 2+ जो कि बेरियम 2+ और बेरियम 2+ और सल्फेट का 2- की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होने के बाद दो नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, यहां पर जो है अवक्षेप किसका बन रहा है, तो यहां पर जो है अवक्षेप आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट का जो है अवक्षेप बन रहा है। तो एक चीज और बताते हैं, दो परिभाषा। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा अवक्षेप जो है जल में विलय होता है, नहीं, अवक्षेप जो है जल में नहीं मिलता है, क्रिस्टल होता है, हार्ड होता है, ठोस टाइप का होता है। ठीक है, वो जल में नहीं घुलता है। तो यहां पर जो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो बेरियम सल्फेट का जो कि अवक्षेप के रूप में निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड का जो जल में ही, मतलब वो विलयन में ही घुला रहता है। ठीक है, आगे का अभिक्रिया देखिए, आगे का यहां पर देखिए आपको ध्यान देने वाली बात है, आगे है कि क्रियाकलाप 1.2 में कह रहा है कि आप जो है लेड नाइट्रेट लीजिए और पोटेशियम आयोडाइड लीजिए और ये दोनों का आप जो है समीकरण करवाइए। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में, दोनों के विलयन को आपस में मिलाइए, तब देखिए किसका निर्माण होता है। तो देखिए हम समीकरण लिखें, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से मिलाते हैं, दोनों के विलयन को आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो लेड आयोडाइड का निर्माण होता है और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। अब यहां पर भी अवक्षेप बन रहा है, किसका अवक्षेप बन रहा है, तो यहां पर जो है पोटेशियम आयोडाइड का अवक्षेप बन रहा है जो कि पीले रंग का रह रहा है। ठीक है, नीचे में प्रश्न भी दिया हुआ है, नीचे में क्या प्रश्न दिया हुआ है देखिए, यहां पर जो है अवक्षेप किस रंग का है, तो पीले रंग का। और क्या आप अवक्षेप यौगिक का नाम बता सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का जो है अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जब लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो हमने दो अभिक्रिया इस वीडियो में पढ़े हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों अभिक्रिया समझ में आया होगा। और ये जो खास करके जो समीकरण है ना, इस समीकरण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। मेरा इस वीडियो बनाने का टारगेट यही है आपको कि जो है आपको परिभाषा लिखाने का नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो प्रश्न आएगा उसमें आप आराम से बना सके, उस टारगेट को लेकर हम ये रिवीजन करवा रहे हैं। अगर वीडियो चलो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।